बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार। पिछले दिनों हम लोगों ने जो किसान संगठन, किसान उत्पादक संगठनों के संबंध में वीडियो डाले, उसमें लोगों की बहुत रुचि बढ़ी है और मुझे ख़ास तौर से दो तरह के लोगों ने लगातार संपर्क किया है। एक वो व्यक्ति हैं जो पहले किसी न किसी संस्था के माध्यम से अपना एफपीओ बनाए थे। आपको याद होगा भारत सरकार द्वारा पिछले दिनों काफ़ी संस्थाओं को लगा के एफपीओ बनाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे उन संस्थाओं का कार्यकाल ख़त्म होता गया, वो एफपीओ भी आज की तारीख में लगभग बंद पड़ गए हैं। उनके जो सीईओ हैं और डायरेक्टर्स हैं वो चाहते हैं कि उनके एफपीओ को कैसे दोबारा शुरू किया जाए। तो मैंने उनको अलग अलग चीज़ें इस संबंध में बताई हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो नए एफपीओ बनाना चाहते हैं और सभी के मन में ये है कि वो अपना व्यवसाय शुरू करें और इस तरह से उनका व्यवसाय होना चाहिए कि वो किसानों को उसका लाभ दे सकें। जब हम एफपीओ के व्यवसाय की बात करते हैं तो उसमें जो बाधाएं हैं वो 4 तरह की बाधाएं होती हैं। पहली बाधा होती है जो साइकोलॉजिकल होती है, मानसिक बाधा है। जिन लोगों ने एफपीओ बनाया है या जो बनाने की सोच रहे हैं, वो जब भी बिजनेस की बात करते हैं तो उनके मन में ये बात आती है कि क्या वो इस तरह का कोई बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि उनको इसका पूर्व का कोई अनुभव नहीं होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो लोगों को पूर्व का अनुभव नहीं होता है वो सबसे अच्छा बिजनेस करते हैं। जब आपको किसी काम का पूर्व का अनुभव होता है तो आपके मन में एक साइकोलॉजिकल बैगेज होता है, एक बोझ होता है पूर्व के अनुभवों का, और वो आपको नई नई चीज़ें करने से हमेशा रोकता है। तो जिन लोगों ने कभी भी इस तरह का काम नहीं किया है, अगर उनकी इच्छा शक्ति है और वो इस काम को करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी इस मनोविज्ञान को समझना चाहिए कि ये जो नकारात्मक उनके सामने छवि आ रही है कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये महज एक कल्पना है, ये केवल एक धुआं है, एक हवा है जो उनके मन में आ गई है। और जैसे ही वो इसको बात को सुनना बंद कर देंगे, वैसे ही उनका दिमाग, चित्त इस तरह की उन्हें फिर सलाह नहीं देगा। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है परिवार की बाधा। देखिए, जिन परिवारों में व्यवसाय नहीं होता है वो परिवार कभी भी अपने सदस्य को बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं, क्योंकि उनके मन में एक डर बैठा होता है कि जब भी ये बिजनेस करेगा तो घाटा खा जाएगा, पैसा डूब जाएगा। तो परिवार के लोग, दोस्त, रिश्तेदार हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो काम वो पहले से करते रहे हैं वो बच्चा भी उसी काम में लग जाए, ताकि उसकी ज़िंदगी जैसे उनकी निकल गई है उनकी निकल जाए। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब भी आप कोई काम करेंगे तो थोड़ा जोखिम तो उठाना पड़ेगा। अगर आप कैलकुलेटेड जोखिम उठाते हैं, आप पूरा ध्यान लगा के देखते हैं और जोखिम उठा के काम करते हैं, तो ये कोई भारी घाटे का काम नहीं है। तीसरी चीज़, जो तीसरी बाधा होती है वो व्यापारिक संस्थाओं से होती है, क्योंकि कोई भी क्षेत्र जिसमें आप काम करने वाले हैं पहले से वहाँ ऑलरेडी व्यापारी काम कर रहे हैं, और जब आप अपना काम उसी तरह का शुरू करेंगे तो वो आपका स्वागत करने वाले नहीं हैं, वो आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं, वो आपके साथ प्रतियोगिता करने वाले हैं। वो हमेशा हर तरीके से ये कोशिश करेंगे कि आपका बिजनेस ना चले, आपको अच्छी कंपनियां अपने उत्पाद ना दें, उनकी डीलरशिप आपको ना मिल सके, लाइसेंस आपको ना मिल सके, या सरकार में या कहीं और शिकायत करके आपके प्रोडक्ट की सैंपलिंग करवा देना, भाव को बहुत घटा देना ताकि आप उस भाव पे बेच ही नहीं सकें किसानों को। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे व्यापारिक प्रतिष्ठान आपसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, और ये प्रतिस्पर्धा भी केवल उन्हीं लोगों को प्रभावित करती है जो उन प्रतिष्ठानों की कॉपी करके काम कर रहे हैं।
जो वो प्रतिष्ठान पूर्व के व्यापारी जो काम नहीं कर रहे हैं उनसे हटके अलग आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो वो आपसे कभी भी प्रतियोगिता में या इस स्पर्धा में जीत नहीं सकते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि वो किस तरह से काम करते हैं और आप किस तरह से काम करने वाले हैं। चौथी जो बाधा होती है वो शासकीय बाधा होती है। देखिए, शासकीय नियम कानून होते हैं और उनके तहत आपको शासन के विभिन्न विभागों से अनुमतियां लेना पड़ती हैं और ये एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है और इसमें काफ़ी समय लगता है, काफ़ी पैसा लगता है। इसमें आपको डिग्री चाहिए जिसमें बीएससी एजी, बीएससी बायोलॉजी या बीएससी सोशल फॉरेस्ट्री की डिग्री आपके पास होना चाहिए, जो सब लोगों के पास नहीं होती है। तो ये जो कानूनी बाधाएं हैं इनकी वजह से भी, इस डर से भी बहुत सारे लोग ये बिजनेस में नहीं आते हैं। तो बहुत समय से और पिछले दिनों जो सवाल जवाब हमसे किए हैं उसके बाद हमने ये सोचा कि कोई तो रास्ता होगा जिसमें एफपीओ को या व्यक्ति को हम काम से लगा सकें, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि कोरोना वायरस के कारण लाखों लाख लोग शहरों से अपना जमाया कारोबार छोड़ के गाँव में आ गए हैं। अब गाँव में वो जिस तरह का काम ढूंढ रहे हैं वो काम उन्हें मिलता नहीं है और मजदूरी वो करना नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से वो आज बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि साहब मैं वहाँ काम कर रहा था, वहाँ मेरा ये काम था, मैं गांव में आ गया हूँ, तो क्या मैं ई फसल के साथ कोई काम कर सकता हूँ। अभी तक जो ई फसल का काम था वो फ्रेंचाइजी के माध्यम से हम लोग कर रहे थे और फ्रेंचाइजी में आपको दुकान बनाना होती है, लाइसेंस लेना होते हैं, फिर डीलरशिप के लिए आपको ई फसल से एग्रीमेंट करना होता है। पर जो जैसा मैंने आपसे कहा कि दुकान बनाना और लाइसेंस लेना एक कठिन प्रक्रिया होने की वजह से बहुत सारे लोग इस काम को नहीं कर सके। तो हमने सोचा कि एक और व्यवस्था की जाए जहां लोग ई फसल के साथ वर्चुअल दुकान खोल सकें। तो देखिए, वर्चुअल दुकान क्या है? वर्चुअल दुकान यह है कि इसमें आपको कोई दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं है, कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है और आपको प्रोडक्ट खरीद के रखने की आवश्यकता नहीं है। वर्चुअल दुकान खोलने के लिए ज़रूरत यह है कि आप जहां रह रहे हैं वहीं से आप काम कर सकते हैं और इसमें किसानों के संगठन भी काम कर सकते हैं। इसमें जो युवक युवतियां हैं, महिलाएं हैं, वो भी काम कर सकती हैं, एसएचजी काम कर सकते हैं, कोऑपरेटिव काम कर सकते हैं, इसमें किसान क्लब काम कर सकते हैं और किसानों की प्रोड्यूसर कंपनियां काम कर सकती हैं। तो सभी लोगों के लिए एक मौका है कि वो जहां हैं वहीं से वो अपनी वर्चुअल दुकान चला सकते हैं। और ये जो 4 तरह की बाधाएं हैं उसमें कम से कम 3 तरह की बाधाओं का सामना उनको उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। केवल उनको अपना देखना है कि वो क्या ये काम करना चाहते हैं। यदि वो अपनी इच्छा शक्ति रखते हैं तो निश्चित ही वो ई फसल के साथ वर्चुअल व्यवहार कर सकते हैं और वर्चुअल दुकान खोल सकते हैं। तो आपको वर्चुअल दुकानदार क्यों बनना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं? इसका जो पहला फ़ायदा ये है कि वर्चुअल दुकान में एक बड़ी रेंज आपको उत्पादों की मिलती है। देखिए, जब आप फिजिकल दुकान या ऐसे भौतिक दुकान खोलते हैं तो उसमें आपको सब चीज़ें खरीद के रखना पड़ती हैं। वर्चुअल दुकान में आप सोशल मीडिया पे, आप फेसबुक के ऊपर, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जहां आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं वहां अपनी वर्चुअल दुकान ई फसल के माध्यम से बना सकते हैं। और ई फसल के पास एक बड़ी रेंज है प्रोडक्ट की, जिसमें आपके सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड, बायो के सीड, सब्जियों के बीज, आपके मशीन उपकरण, पीजीआर, माइक्रोन्यूट्रेंट और आपके पशु आहार। तो इस तरह से बहुत सारी रेंज है जो और इनके प्रोडक्ट हैं जो आप अपने वर्चुअल शॉप में केवल फ़ोटो दिखा के उसका काम कर सकते हैं और आपको किसी भी तरह की
इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जब आप वर्चुअल प्रोडक्ट शॉप बनाते हैं तो रेंज बड़ा होने से आपका बिजनेस बड़ा होने के बहुत ज़्यादा चांस रह सकते हैं। दूसरी चीज़ कि ये आप अपना व्यवसाय खुद लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए आपको ना दुकान किराए से लेना है, ना गोडाउन किराए से लेना है, ना प्रोडक्ट रखना है। तो इसको केवल आपको खुद लॉन्च करना है। तो आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं वहाँ ई फसल की मदद से अपनी वर्चुअल दुकान लॉन्च कर सकते हैं। इसमें जैसे मैंने आपसे कहा कोई इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं है, नो इन्वेंट्री है, तो इसमें कोई भी लागत आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि सामान नहीं बिका तो वापस करना है या इन्वेंट्री बच गई तो अगले सीजन तक उसको रखना है, क्योंकि जब किसान आपसे डिमांड करेगा तभी ही आपको मटेरियल मंगाना है। फिर है कि इसको आप अपने घर के आसपास के अलावा एक बड़े क्षेत्र में शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे ग्राहकों को आप इससे जोड़ सकते हैं। ये आपकी मार्केटिंग की स्किल है कि आप कितने ग्राहकों को इस चीज़ से जोड़ सकते हैं। अगला है कि इसमें कोई वित्तीय जोखिम नहीं है, क्योंकि इसमें आप सामग्री तभी बुलाते हैं जब वो कोई आपसे खरीदने वाला है। तो ग्राहक पहले होता है और सामग्री उसको सप्लाई की जाती है मोल भाव करने के बाद। तो कोई भी वित्तीय जोखिम इसमें नहीं होता है, किसी तरह के घाटा उठाने की दिक्कत नहीं है। इसमें आप अपना मार्जिन खुद सेट कर सकते हैं। देखिए, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मार्केट है वो अलग अलग जगह अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट चलते हैं, अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट चलते हैं। तो हमने ई फसल में लगभग जो हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कंपनियां हैं उन सब के प्रोडक्ट को इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ा हुआ है, और इसीलिए हमने ये प्लेटफॉर्म ब्रांड न्यूट्रल बनाया हुआ है। मतलब जो प्रोडक्ट आपका ग्राहक मांगेगा, जो किसान आपसे जो प्रोडक्ट मांगेगा, उसी कंपनी का प्रोडक्ट हम आपको सप्लाई करेंगे और इसमें कोई दूसरा प्रोडक्ट आपको सप्लाई नहीं होगा। तो चूँकि उस प्रोडक्ट की डिमांड है वहाँ उसको बेचने में आपको आसानी होती है। दूसरी चीज़ कि इसमें ई फसल आपको होलसेल के प्राइस पे देता है, जो रिटेल के प्राइस से हमेशा कम होती है। तो होलसेल के प्राइस के ऊपर आप अपने लोकल मार्केट के हिसाब से अपना मार्जिन फिक्स कर सकते हैं। बस यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि जो कंपनी ने प्रोडक्ट के ऊपर मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखी है, MRP लिखी हुई है, उससे ऊपर आप वो प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। ब्लैक में आपको कोई चीज़ नहीं बेचना है। आप MRP से नीचे प्रोडक्ट की प्राइस रख सकते हैं, या अगर आपके मार्केट में वो प्राइस मिल रही है रिटेल में तो आप MRP तक वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो होलसेल के ऊपर जो प्रॉफिट होगा रिटेल का, वो पूरा प्रॉफिट आपका होता है। इसमें ई फसल कोई आपसे हिस्सा नहीं लेती है। तो अपने उत्पादों का मूल्य आपको बहुत आँख कान नाक खोल के अपने मार्केट को समझ के उसके हिसाब से रखना है, क्योंकि यदि आप बहुत ज़्यादा मूल्य रखेंगे तो वो प्रोडक्ट आपके बिकेंगे नहीं। अगर आप बहुत कम प्रोडक्ट मूल्य रखेंगे तो आपको वो लाभ नहीं होगा जो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको एक संतुलित व्यवहार रखना है और हमेशा मार्केट में प्राइस को देखना है। कृषि उत्पादों की जो प्राइस होती है वो MRP कुछ और लिखी होती है और वो हमेशा MRP पे से नीचे बिकते हैं, क्योंकि इसमें उस समय जलवायु कैसी है, अगली फसल कैसे आने वाली है, उसकी मांग कैसे होगी, मौसम में परिवर्तन किस तरह से हो रहा है, किसान कौन सी फसल ज़्यादा बो रहे हैं, इन सब चीज़ों पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो आपको प्राइस के समय ये ध्यान में रखना है। और मेरा ऐसा मानना है कि फसल द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाता है और आप धीरे धीरे जब इस काम को करते हैं तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। वर्चुअल दुकान शुरू करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसमें कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है किसी तरह का, चूँकि आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना है, केवल आपकी इच्छा शक्ति ही मुख्य चीज़ है कि आप मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसको जब भी आप शुरू करना चाहते हैं आपको ई फसल के कार्यालय में फ़ोन करना है, वहाँ से आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे
और वो देखेंगे कि आप में मार्केटिंग की ललक है कि नहीं है, आप इस काम के तरफ अपना एटीट्यूड रखते हैं कि नहीं है। यदि आपके प्रति ये एटीट्यूड है तो फिर वो आपको ये काम करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। इसमें लोगों के साथ आपको टीम में काम करना होता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि लोगों को आपको अच्छी गुणवत्ता की चीज़ें रीजनेबल प्राइस पे उपलब्ध कराना है। तो ये आपका वो होना चाहिए। जो ये वर्चुअल दुकान देने की प्राथमिकता है वो उन लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता ई फसल द्वारा दी जाएगी जिनको मार्केटिंग का पूर्व अनुभव है, जिनकी पूर्व से किसी तरह की दुकान रही है और जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं। तो ये वो कर सकते हैं। इसकी जो आवश्यकता है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो एक आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, दूसरा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, अगर आप तीसरा मोटरसाइकिल होना चाहिए ताकि आप घूम फिर सकें, आपके पास बैठने का स्थान हो, मतलब घर हो या कोई जगह हो जहां लोग अगर आपसे मिलना आना चाहें तो वो मिल सकें। पांचवा, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपको 3 पोस्ट डेटेड चेक ई फसल में जमा करना होंगे। आपका आधार कार्ड हो, आपका ईमेल आईडी हो और स्थानीय शासन के प्रतिनिधि से आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा और स्थानीय पुलिस से आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा कि पूर्व में आप किसी भी आपराधिक गतिविधि से संलग्न नहीं रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें आप ई फसल में देते हैं तो ई फसल आपको ये अधिकृत कर सकता है। तो इसमें सामान्यतः कितना खर्चा होता है, तो इसमें लगभग आपको 25,000 रुपये जैसे खर्चा होता है, जिसमें आपको बैंक करस्पॉन्डेंट का काम मिलेगा और बिजनेस करस्पॉन्डेंट का काम मुख्य तौर से दिया जाएगा। तो इस 25,000 में आपको एक पॉस मशीन मिलेगी जिसमें आप आधार लिंक के लिए अंगूठा से वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा, आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लिंक स्वैपिंग मशीन मिलेगी और आपको 22 डेबिट कार्ड और वेलकम किट फिनो बैंक के दिए जाएंगे जिसका आप बैंक मित्र का काम ई फसल के थ्रू कर पाएंगे। आप इससे कितना कमा सकते हैं, तो देखिए ई फसल प्लेटफॉर्म पर आपको किसानों को पंजीकृत करना है और प्रति किसान 20 रुपये पंजीयन का ई फसल आपको प्रदान करेगी। किसान से जो शुल्क लिया जाएगा उसमें से फिर आपको बिजनेस करस्पॉन्डेंट का काम करना है। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि आपको ई फसल होलसेल के रेट पे प्राइस देगी जिसको आपको रिटेल प्राइस पे बेचना है और होलसेल और रिटेल के बीच का जो लाभ है वो 100% लाभ आपको मिलेगा। इसमें ई फसल कोई भी लाभांश आपसे नहीं लेगी। बैंक करस्पॉन्डेंट का काम अगर आप करते हैं जैसे मैंने आपसे कहा तो ई फसल फिनो बैंक के लिए बैंक करस्पॉन्डेंट का काम करते हैं जिसकी लागत 10,500 रुपये होती है और जो ऊपर मैंने 25,000 रुपये बताए हैं उसमें वो लागत भी सम्मिलित है। तो इसको करने से आपको प्रति माह 5,000 से लेके 20,000 रुपये तक आप कमीशन से उठा सकते हैं, क्योंकि अभी सभी तरह के खाते लोगों के बैंकों में खुल रहे हैं। तो आप बैंक खाते खोल सकते हैं, आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं किसी भी खाते में या किसी भी खाते से पैसा निकाल सकते हैं। फिर आपको पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो ई फसल है वो एक जैसे तरीके से खेती करने का प्रशिक्षण किसानों को देती है, एडवाइजरी देती है। तो इस पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के लिए भी आपको कमीशन मिलेगा और जब आप किसान की फसल बिकवाते हैं तो ई फसल के थ्रू जब वो फसल बेची जाती है तो ई फसल को जो लाभांश होता है उसमें से 25% हिस्सा ई फसल आपको अपने प्रॉफिट से देगा। और अगर आप बैंक की योजनाएं, शासन की योजनाएं और बिजनेस की सूचनाएं, नौकरी की सूचनाएं, दूसरी जितनी भी तरह की सूचनाएं आप देते हैं किसानों को और उनसे जानकारी
उनको मदद करते हैं इंटरनेट के थ्रू उन योजनाओं का लाभ उठाने में, तो उस पर भी आप प्रति हितग्राही कम से कम 10 रुपये अपना चार्ज रख सकते हैं। तो ये एक आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। मगर मेरा ऐसा अनुमान है कि अगर आप अपने काम के साथ साथ भी इस काम को करते हैं तो आप 15,000 या 20,000 के मान से आराम से अपनी मासिक आय कमा सकते हैं। अगर फुल टाइम आप करते हैं तो इससे ज़्यादा पैसा आपको मिल सकता है। इसमें स्काई इज़ द लिमिट, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको आमदनी होगी। ई फसल द्वारा जो आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा उसमें बैंक करेस्पॉन्डेंट का प्रशिक्षण है, डिजिटल मार्केटिंग का प्रशिक्षण है, डायरेक्ट मार्केटिंग का प्रशिक्षण है, सोशल नेटवर्किंग का प्रशिक्षण है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे किया जाना है वो सब प्रशिक्षण आपको ई फसल द्वारा दिए जाएंगे। ई फसल द्वारा कुछ सामग्री आपको दी जाएगी जिसमें काम करने का अधिकार पत्र है, पहचान पत्र है, आवश्यक मशीन उपकरण है, आवश्यक सॉफ्टवेयर हैं और आवश्यक स्टेशनरी है। इसमें आपको अलग से और कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर मैंने खर्चा बताया उसी खर्चे में ये सब चीज़ें आपको प्रदाय होंगी। देखिए, ई फसल द्वारा कुछ नॉन निगोशिएबल सिद्धांत बनाए गए हैं, अपरिवर्तनीय सिद्धांत बनाए गए हैं जिन पे आपको काम करना है। तो इसमें सबसे पहला सिद्धांत है कि सेवाओं के बारे में कोई भी गलत जानकारी नहीं देना है। हम अपनी मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए किसानों को या ग्राहकों को उल्टी सीधी जानकारी देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉमिस करते हैं कि ये फ़ायदा होगा वो फ़ायदा होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बरगलाना है और किसी को धोखाधड़ी से कोई बिजनेस आप नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी आप ओवर प्रॉमिस नहीं करेंगे, जो आपको बताया गया है उतनी ही बात अपने ग्राहक को बताएंगे, अपनी तरफ से उसमें और कोई चीज़ नहीं जोड़ेंगे। फिर सेवाओं के लाभ के बारे में जो जानकारी दी जाती है, कई बार प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है या उसकी जो लाभ होने वाले हैं कि इससे इतनी फसल पैदा हो जाएगी, इससे ऐसा हो जाएगा, ये इतने में बिकेगा। तो अगर कोई चीज़ आपको पता नहीं है तो आप वो गलत जानकारी मत दीजिए, उसको ओवर प्रॉमिसिंग मत करिए। अपने प्रोडक्ट के बारे में भी कोई गलत जानकारी आपको नहीं देना है। तीसरा, समय सीमा आप ऐसी रखिए ताकि आप उसको सामग्री उपलब्ध करा सकें। तो सामग्री उपलब्ध कराने की जो समय सीमा है वो ई फसल के साथ बातचीत करके आपको तय करना होगी और वही समय सीमा में आप मार्जिन रख के अपने ग्राहक को बताइए कि इतने दिन में आपका सामान मिलेगा। सभी भुगतान बैंक के माध्यम से प्राप्त करना है और सभी बैंक के थ्रू ही भुगतान आप प्राप्त करेंगे और वो बैंक के थ्रू ही भुगतान सभी आप ई फसल को भी देंगे। सभी चीज़ों की आपको रसीद देना है। आपने सामग्री बेची है तो उसकी रसीद जाएगी, आपने पैसा लिया है तो उसकी रसीद जाएगी। बिगर रसीद के कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ई प्लेटफार्म पर, ई फसल के प्लेटफार्म पर जो सेवाएं और वस्तुएं उपलब्ध हैं उन्हीं को आपको मार्केटिंग करना है। आप अन्य किसी स्रोत से इस सर्विस के तहत मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिन प्रोडक्ट की गुणवत्ता ई फसल द्वारा चेक नहीं की गई है वो अपने प्लेटफॉर्म पर उन प्रोडक्ट को नहीं बेचने देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको किसी भी तरह की मार्केट के बारे में कोई जानकारी प्राप्त होती है, कोई घटना होती है, कोई आपका ग्राहक आपसे असंतुष्ट है, किसी तरह की उनको शिकायत है या कोई वो सुझाव दे रहे हैं, तो छोटी से छोटी बात को भी आपको ई फसल ऑफिस को बताना ज़रूरी है। आप उस बात को अपने तक सीमित नहीं रखिए ताकि आपकी सर्विस की गुणवत्ता को और सुधारा जा सके। और आपको जो ये संव्यवहार करना है वो ई फसल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना होगा और उसका फीडबैक आपको निरंतर देना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वर्चुअल शॉप से संबंधित हैं और ये आगे आए, प्रथम पाएँ के सिद्धांत पर इसको दिया जाएगा। जो लोग पहले अप्रोच करेंगे, जो पहले ई फसल में रजिस्टर करेंगे, उनको ये काम उस इलाके में पहले दिया जाएगा।
क्योंकि एक क्षेत्र में एक ही व्यक्ति को ये काम दिया जाएगा। यहाँ आप देखिए कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा काम नहीं है, ये सीधे मार्केटिंग है, ये डायरेक्ट मार्केटिंग का काम है। तो इसमें कोई आपको लेयर्स नहीं है कि आपको इसके ऊपर इस तरह के वो हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के। तो आप इस तरह की वर्चुअल दुकान अपनी स्थापित कर सकते हैं ई फसल के माध्यम से और तत्काल अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आइए, अब देर किस बात की है, आप कब तक सोचेंगे, अब अपना काम शुरू करते हैं। नमस्ते, मिलते हैं शीघ्र।